हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक नया इनिशिएटिव आपके लिए शुरू किया है, दैट इज़ DRAW सीरीज़, डेली रिवीजन एंड वर्क, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं आपके HAS एग्ज़ाम के लिए। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट को इसके अंदर कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ डिफेंस का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले भी डिफेंस का एक लेक्चर हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हैं। इसके अलावा आपको स्टेट स्पेसिफिक GK भी कवर करवाया जाता है। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी, आप एक बार जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ज़्यादातर जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए हैं, अलग अलग जो वेपन्स हैं और जितनी भी जैसे फ्रिगेट्स हो गया, वॉरशिप्स हो गया, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट अभ्यास के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि DRDO ने हीट अभ्यास का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ओडिशा के चांदीपुर वाले रीजन से। वहाँ पर हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहाँ से इन्होंने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। अगर मैं हीट अभ्यास के बारे में बात करूँ, सबसे पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो ये एक ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, दैट मीन्स ये एक UAV है जो कि बहुत देर तक हवा में रह सकता है और इस ड्रोन को किसी भी मिसाइल सिस्टम को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा ड्रोन है जो हवा के अंदर जितनी भी मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है जाके। आपने याद रखना है कि DRDO ने हीट अभ्यास के नाम से इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा जल के बारे में, इंदिरा जाल भी कहते हैं कई बार इसको। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो रिसेंटली जो ड्रोन्स वगैरह हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में यूज़ किए गए थे। अब उन ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए ये एक ऑटोनॉमस डिफेंस वेपन को लॉन्च किया है। किसने बनाया है? हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी। इस कंपनी ने इंदिरा जाल को बनाया है जो कि हवा में जितने भी ड्रोन्स वगैरह हैं उनको जाकर डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ड्रोन्स के अलावा ये कई मिसाइल्स वगैरह को और जो लो फ्लाइंग टारगेट्स हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। तो आपने इसके बारे में याद रखना है कि ये ज़्यादातर 1000 से लेके 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक का रीजन है, उस पूरे रीजन को ये कवर कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, दैट मीन्स ये बहुत सारे रोल्स जो हैं उनको परफॉर्म कर सकता है हवा के अंदर। देन इज अ फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू जहाज भी एक तरह से लड़ने के लिए भी यूज़ हो सकता है किसी भी एनिमी कंट्री के साथ। एक कंपनी ने इसको बनाया, दैट इज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इस एजेंसी ने बनाया है और प्रोड्यूस किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। 1984 में इसका कंसेप्ट आया था कि भाई इसको भी बनाया जाना चाहिए और हमारी जो एयरफोर्स है एक तरह से उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। कितना डिस्टेंस ये कवर कर सकता है उसके बारे में आपने याद रखना है। और ये लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है जो कि सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर चल सकता है। अगर मैं सुपरसोनिक स्पीड की बात करूँ यहाँ पे तो जो साउंड की स्पीड होती है उससे 2 to 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड पे ये जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। पिछले वाला था वो जेट था जिसका नाम है तेजस, और ये है हेलीकॉप्टर। ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है उन्होंने बनाया है। 5 से लेके 8 टन की कैटेगरी में ये लाई करता है, दैट मीन्स इतना भारी है। और ये एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, इसके अंदर 2 इंजन जो है वो डिप्लॉयड हैं। इन द सेम वे इसको LOC वाले रीजन में डिप्लॉय किया गया है और ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स पे टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। और इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये ठंडे टेम्परेचर के अंदर भी काम कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। इसका डिस्टेंस याद रखना है कि ये कितनी ऑल्टीट्यूड पे टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसके अलावा एनिमी कंट्री का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर उनके कोई वेपन्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम 500। अगर मैं CADS 500 की बात करूं यहाँ पे तो DRDO की एक लेबोरेटरी है जिसने इसको बनाया है जो कि आगरा के अंदर लोकेटेड है। इसके अंदर ये एक पैराशूट है जिसका नाम है राम एयर पैराशूट। इस पैराशूट को यूज़ किया जाएगा ताकि यहाँ पे जो 500 किलो का कोई भी पेलोड है
एक जगह से दूसरी जगह अगर डिलीवर करवाना हो तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। तो आपने याद रखना है कि एरियल डिलीवरी सिस्टम 500 है क्या, उसमें कितने का पेलोड जो है वो डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MQ-9 रीपर और प्रीडेटर बी आर्म्ड ड्रोन्स के बारे में। तो यूएसए से इंडिया ने इन ड्रोन्स को लेने की अभी बात चल रही थी। तो इसमें दो टाइप के ड्रोन्स हैं, एक तो है रीपर और दूसरा है प्रीडेटर। अगर मैं रीपर और प्रीडेटर के डिफरेंस की यहाँ पर बात करूँ तो जो रीपर वाला ड्रोन होता है वो एक तरह से हंटर किलर ड्रोन होता है। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को किल करने के लिए वो यूज़ किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं प्रीडेटर की बात करूँ तो ये सिर्फ इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए, किसी भी जगह में कोई भी गड़बड़ी हो रही है उस चीज़ को देखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और सबसे खासियत बात इसकी ये है कि ये बहुत देर तक हवा में रह सकते हैं, ऐसे ड्रोन्स हैं, ठीक है, बहुत देर तक सर्विलेंस वगैरह कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने यूएसए से इस प्रीडेटर ड्रोन्स को लेने की बात करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिरोन 1 अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में। तो आपने हर एक एरियल व्हीकल का जो भी जहाँ पे कोई भी वेपन आ रहा है उसकी कंट्री याद रखनी है कि ये कौन सी कंट्री से हम उसको ले रहे हैं, या फिर क्या ये इंडिजिनस है, क्या हमने खुद इसको टेस्ट फायर किया है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि अगर मैं हिरोन 1 यूएवी की बात करूं तो ये एक इजराइल की कंपनी ने इसको बनाया है। दैट मीन्स हमने ये जो वेपन है कहाँ से लिया है, इजराइल से लिया है। और असम वाले रीजन के अंदर जो कि ईस्टर्न सेक्टर में लाई करता है वहाँ पे आर्मी सर्विलेंस के लिए इस ड्रोन को लिया जा रहा है इजराइल से, ठीक है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं P-8I एयरक्राफ्ट के बारे में। तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है P-8I। अब अगर मैं P-8I की बात करूं तो यहाँ पर एक P-8A करके एक एयरक्राफ्ट था, पॉइजन करके एयरक्राफ्ट था, जो कि यूएस की जो नेवी है वो यूज़ करते थे। अब यूएसए से हमने इसको लेने की बात करी, ठीक है, तो इसका जो वर्जन है उसका नाम रख दिया गया P-8I। अगर मैं P-8I की बात करूं तो यहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट है इसको बोइंग कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यूएसए की एक कंपनी है वो इसको मैन्युफैक्चर करके हमारी जो नेवी है उनको दे रही है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब अगर मैं इस एयरक्राफ्ट की बात करूं तो ये एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। दैट मीन्स बहुत दूर तक ये जा सकता है। इसके अलावा ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है। दैट मीन्स किसी भी जो सबमरीन है उसको जाकर डिटेक्ट कर सकता है, उसकी रिकॉनेसेंस कर सकता है। एक तरह से सर्विलेंस मेथड्स के लिए भी इस एयरक्राफ्ट को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी जो इंडियन नेवी है 2009 के अंदर सबसे पहली इंटरनेशनल कस्टमर बनी है इस एयरक्राफ्ट को लेने के लिए। तो ये कुछ चीजें आपने P-8I एयरक्राफ्ट जो है उसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में जिसका नाम है सिकोर्स्की MH-60R हेलीकॉप्टर। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, अलग अलग पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। जैसे एंटी सरफेस वेपन सिस्टम है, कोई भी सरफेस के ऊपर जो वेपन सिस्टम है उसको जाके डिटेक्ट कर सकता है ना। तो ऐसे अलग अलग पर्पसेस के लिए इस हेलीकॉप्टर को यूज किया जा सकता है और इसको हम यूएसए से ले रही हैं। तो आपने उनकी जो कंट्रीज हैं उनको याद रखना है। अब हमारी जो इंडियन नेवी है ऐसे 24 हेलीकॉप्टर्स को ले रही है जो कि एक कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। ये भी एक यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। तो इसके बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक राइफल के बारे में जिसका नाम है AK-203 कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल। तो हमारी इंडियन आर्मी के पास जो इंसास राइफल है उसको रिप्लेस करने की बात करी जा रही है। तो हमने यहाँ पे जो एक एडवांस्ड राइफल्स हैं, वेपन्स हैं, वो यहाँ पे रशिया से हमने लिए हैं। अगर मैं इस राइफल के बारे में बात करूं तो ये बात हुई थी कि हम 6,70,000 ऐसी राइफल्स को लेंगे, जिसमें से सिर्फ जो 70,000 राइफल्स है अभी रशिया ने इंडिया को डिलीवर की है। इसके अलावा जो 6 लाख राइफल्स हैं वो अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई जाएगी। एक फैक्ट्री है जिसका नाम है कोरवा राइफल फैक्ट्री, यहाँ पर बनाई जाएगी। और इस फैक्ट्री के अंदर इस राइफल को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया से आएगी। इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मेथड। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होने की वजह से उस चीज़ को यहीं पर ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जो कि हमने फ्रांस से लिए हैं। फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है दसॉल्ट एविएशन।
इस कंपनी ने इन सारे रफाल जेट्स जो हैं उसको मैन्युफैक्चर किया है। तो हमने बात करी थी कि हमारा जो इंडिया है यहाँ पर 36 ऐसे रफाल जेट्स को लेगी। तो अभी रिसेंटली जो डील है सब कुछ फाइनलाइज हो गया है और हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट सारे के सारे जो रफाल्स हैं वो पहुंच गए हैं। यहाँ पे अलग अलग जो स्क्वाड्रंस हैं उनको दिया गया है इन रफाल जेट्स को, और यहाँ पे उनका जो नाम है वो रख दिया गया है। जैसे कि जो पहले रफाल स्क्वाड्रन है जिसको बोला गया है गोल्डन एरोज, वो अंबाला के एक बेस में डिप्लॉय किए गए हैं। दूसरा यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एक हसीमारा एयर बेस है, इसके अंदर भी रफाल्स की जो स्क्वाड्रन है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर मैं रफाल जेट के बारे में बात करूं तो ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। दैट मीन्स इसके अंदर 2 इंजन का यूज़ किया गया है और ये एक तरह से लड़ाकू जहाज है जो कि अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि अंबाला के अंदर इसको स्टेशन किया गया है। एक वेस्ट बंगाल के हसीमारा के अंदर भी एक स्क्वाड्रन को स्टेशन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 15 के बारे में। तो अगर मैं प्रोजेक्ट 15 की बात करूं तो यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ शिप्स को बनाया जाएगा। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है दैट इज प्रोजेक्ट 15 क्लास, जिसके अंदर 3 दिल्ली क्लास शिप्स को बनाया जाएगा। दूसरा है प्रोजेक्ट 15A जिसके अंदर 3 कोलकाता क्लास शिप्स जो हैं उनको बनाया गया है। और तीसरा है प्रोजेक्ट 15B जिसके अंदर 4 विशाखापट्टनम क्लास जो है उसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों क्लास हैं वो सारी बन चुकी हैं, कमीशन हो चुकी है। लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट 15B की बात करूँ तो यहाँ पे जो 4 शिप्स को बनाया जाएगा अलग अलग नाम से, उसमें से जो पहली शिप है दैट इज विशाखापट्टनम अभी रिसेंटली लॉन्च हो चुकी है। तो इसके बारे में आपने याद रखना है। अगर मैं इस शिप की बात करूं तो ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। दैट मीन्स कोई भी जो मिसाइल है उसको जाकर डिटेक्ट कर सकती है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ये कुछ चीज़ें आपने 15B जो है प्रोजेक्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में, जिसके अंदर हमारी जो इंडियन नेवी है उनको यहाँ पर 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स मिलेगी। अब अगर मैं सबमरीन्स की बात करूँ तो आपको पता ही है कि जो पनडुब्बी है वो पानी के नीचे रहती है। दैट मीन्स सी फ्लोर पे ये रहती है और वहाँ से ही जो भी एनिमी कंट्री की सबमरीन्स वगैरह हैं उनका कोई भी वेपन सिस्टम है उन सबको ये डिटेक्ट कर सकती है। अब अगर मैं इस सबमरीन की बात करूँ तो हमारी जो इंडियन नेवी है उनको ये दी जा रही है। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आई है, वो फ्रांस से आई है। तो यहाँ पे फ्रांस से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ है और हमारी कंट्री की जो मज़ागांव डॉकयार्ड लिमिटेड है वो कंपनी जो है वो इस सबमरीन्स को बना रही है, जिसके अंदर 6 सबमरीन्स को बनाया जा रहा है, जिसमें से 6 की 6 सबमरीन्स आपने याद रखनी है। और कई बार इस जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 इसको हम कलवरी क्लास प्रोजेक्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें से जो सबसे पहली सबमरीन है उसका नाम है कलवरी। इन द सेम वे आपने बाकी की जो सबमरीन्स हैं उन सबका नाम याद रखना है, दैट इज खांदेरी, करंज, वेला, वगीर, वगशी। तो ये सारी की सारी जो है मज़ागांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाई है और इसको सबसे पहले लॉन्च किया जाता है। उसके बाद इसके सी में ट्रायल्स होते हैं और ट्रायल्स होने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाती है फिर इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाता है। अगर मैं मज़ागांव डॉकयार्ड लिमिटेड के बात करूं तो यहाँ पे हमारी इंडियन नेवी के लिए जितनी भी स्कॉर्पियंस को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो यही कंपनी कर रही है। मुंबई के अंदर लोकेटेड है और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंदर ये कंपनी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिवक 3 क्लास के बारे में, जिसको कई बार तलवार क्लास भी कह दिया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर 6 फ्रिगेट्स बनाने की बात हुई है जो कि रशिया की जो कंपनीज है वो बनाकर हमारी इंडियन नेवी को डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डील यहाँ पर साइन हुई है। अगर मैं 6 की 6 फ्रिगेट्स की बात करूँ, फ्रिगेट्स को हम कई बार वॉरशिप भी कह देते हैं। तो अगर मैं इन 6 की 6 फ्रिगेट्स की बात करूँ तो इसके एक तो सबसे पहली बात आपने नाम याद रखनी है। दूसरी बात कौन सी कंपनी ने इसको बनाया, ये जो दोनों कंपनीज हैं वो रशिया की कंपनीज है। दैट मीन्स यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है वो रशिया के पास है इन फ्रिगेट्स को बनाने की, और ये फ्रिगेट्स बनाकर हमारी इंडियन नेवी जो है उनको दी जा रही है। अब यहाँ पर एक और जो प्रोजेक्ट है वो साइन हुआ था। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 फ्रिगेट्स बनाने की बात हुई थी, जिसमें से ये चारों की 4 फ्रिगेट्स है, जैसे कि तुशील हो गया, तमाला हो गया, त्रिपुत हो गया, और एक जो ऐसी फ्रिगेट है जिसका अभी नाम नहीं रखा गया है। इसमें ये बात हुई है कि जो 2 फ्रिगेट्स हैं उसको रशिया की कंपनी द्वारा बनाया जाएगा और उसमें से जो 2 फ्रिगेट्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र होने की वजह से जो गोवा शिपयार्ड है वो
इन फ्रिगेट्स को बनाएगी। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी इनको सबसे पहले लॉन्च किया जाता है, फिर उनके सी ट्रायल्स होते हैं और उसके बाद इनको अलग अलग पोर्ट्स पे कमीशन किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने फ्रिगेट्स के बारे में याद रखनी है। इन द सेम वे अगर मैं तुशील के बारे में बात करूं तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे जो ये फ्रिगेट है इसको रशिया द्वारा बनाया जा रहा है। रशिया की जो यंतर शिपयार्ड है उसके द्वारा बनाया जा रहा है और इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो बाकी की 2 हैं उसको गोवा शिपयार्ड बनाएगी। तो ये कुछ चीज़ें आपने इन फ्रिगेट्स के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि DRDO ने एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है स्मार्ट सिस्टम को। सबसे पहली बात, स्मार्ट सिस्टम है क्या? तो स्मार्ट है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टर्पीडो सिस्टम। दैट मीन्स यहाँ पे जो टर्पीडो है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड पर ट्रैवल करेगी। कौन सी स्पीड पर ट्रैवल करेगी? सुपरसोनिक स्पीड पर। सुपरसोनिक स्पीड मैंने आपको बताई दी कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे 2 गुना ज़्यादा या फिर 5 गुना ज़्यादा की स्पीड के बीच में लाई करती है। अब अगर मैं टर्पीडोज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग जो वेसल्स है, जैसे वॉरशिप्स हो गया है ना, यहाँ पे सबमरीन्स हो गया, उनके अंदर इस टर्पीडो को डिप्लॉय किया जा सकता है और उसको एनिमी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर उनकी सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ये वाटर के अंदर भी ट्रैवल कर सकता है और वाटर के सरफेस के बाहर भी जाकर किसी भी जो वॉरशिप है उसको जाकर बेसिकली दूसरी कंट्री की जो वॉरशिप वगैरह है उसको जाकर डिटेक्ट कर सकता है और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये जो टॉर्पीडो है बाकी की टॉर्पीडो से ऐसे डिफरेंस है कि ये बहुत ज्यादा प्रिसीशन इसका है। दैट मीन्स ये किसी भी अगर किसी चीज को डिटेक्ट करना है बहुत एक्यूरेटली जाकर डिटेक्ट कर सकती है। इन द सेम वे इसकी जो रेंज है वो भी इंक्रीज कर दी गई है नॉर्मल टॉर्पीडो के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कामिकाजे या फिर सुसाइड ड्रोन्स के बारे में। तो यूएस ने रिसेंटली ये जो ड्रोन्स हैं अभी यूक्रेन को देने की बात करी है। आपने याद रखना है कि कौन कौन सी यहाँ पर कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो ड्रोन्स हैं इनको हम सुसाइड ड्रोन्स इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके अंदर जितने भी एक्सप्लोजिव्स वगैरह हैं उनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा और जहाँ पर भी ये किसी टारगेट को जाकर हिट करेंगे तो उसकी आसपास वाली जितनी भी जगह हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए इनको सुसाइड ड्रोन्स कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने स्वीडिश की एक कंपनी है जिसका नाम है साब बोफर्स डायनेमिक्स, तो इस कंपनी को सिलेक्ट किया है एक पर्टिकुलर वेपन देने के लिए। कौन सा वेपन है? तो सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन 84। अगर मैं इस वेपन के बारे में बात करूं तो ये एक मैन पोर्टेबल वेपन है। दैट मीन्स जो मैन है इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकता है। इसके कुछ और फीचर्स हैं जैसे सिंगल शॉट डिस्पोजेबल है, रिकॉइललेस स्मूथ बोर है, इसके अंदर जो रिकॉइलिंग होती है कोई भी वेपन को चलाने के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कम है। दैट मीन्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड है। तो इसी वेपन को हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए लेने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्थक वेसल के बारे में। तो हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है जब भी वो अपने कोई भी काम करती है तो उस टाइम पे कोई ना कोई यहाँ पे वेसल्स को यूज़ करती है, जैसे कि ऑफशोर वेसल्स हो गया एंड ऑनशोर वेसल्स हो गया। जो भी आपके पानी वाले रीजन में वेसल्स लाई करेंगे उनको हम ऑफशोर वेसल्स कहते हैं। इन द सेम वे जो भी लैंड वाले रीजन में यहाँ पे वेसल्स लाई करेंगे उनको हम ऑनशोर वेसल्स कहते हैं। अब इन वेसल्स को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मैरीन स्पिल्स जितने भी हो रहे हैं उनको चेक करने के लिए, कोई भी सर्विलेंस मेथड्स वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है ना। इन सारे पर्पसेस के लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड है अपने वेसल्स को यूज़ करती है। तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग वेसल्स को लॉन्च किया है। अगर मैं सार्थक की बात करूँ तो ये एक ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है। इन द सेम वे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एक और वेसल बनाया है जो कि 5th है। तो यहाँ पे उन्होंने 5 वेसल्स बनाए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। 4th वाला मैंने आपको बता दिया सार्थक। इन द सेम वे ये न्यूज़ में था। जो 5th वाला वेसल है उसका नाम है सक्षम। ये भी एक ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल है। तो पेट्रोलिंग पर्पसेस के लिए भी इन वेसल्स को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। तो यहाँ पर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई जिसको हम बोल रहे हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। आपने याद रखना है कि 2011 से इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया जा रहा था। उस टाइम से इंडिया, श्रीलंका और जो मालदीव्स हैं ये पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली मॉरिशस को भी इसके अंदर एंट्री मिल गई है। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो करते क्या है, जितनी भी टेररिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे टेरर एक्टिविटीज़ को रोका जा सकता है। इसके आसपास वाले रीजन में, हमारा जो इंडियन ओशन वाला रीजन है वहाँ पे कैसे टेरर एक्टिविटीज़ को रोका जा सकता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंस एक्सपो के बारे में। जो रिसेंटली डिफेंस एक्सपो है 12th एडिशन जिसका हुआ है, तो वो गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। अगर मैं डिफेंस एक्सपो के बारे में बात करूं तो ये एक बाई एनुअल इवेंट है, दैट मीन्स 2 सालों में एक बार होने वाला इवेंट है। और इस डिफेंस एक्सपो के अंदर हमारे इंडिया के जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं उन सारे वेपन सिस्टम को यहाँ पर शोकेस किया जाता है। और बाहर की जितनी भी कंट्रीज वगैरह हैं यहाँ पर आके उन सारे वेपन्स को देखती हैं, और अगर उन्हें कोई पसंद आए तो वो ले सकती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आत्मनिर्भरता को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। इन द सेम वे जो हमारे जितने भी वेपन्स वगैरह हैं हम बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट करवाते हैं, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए इस डिफेंस एक्सपो को स्टार्ट किया गया था। इन द सेम वे जैसे सिंगापुर है, उनका भी यहाँ पर एक शो होता है जिसके अंदर वो अपने एयरफोर्स के जितने भी वेपन्स हैं उनको शोकेस करते हैं। कई बार हम इसको बोल देते हैं सिंगापुर एयर शो। तो रिसेंटली हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उनका एक जो कंटिंजेंट है उन्होंने जाकर इस सिंगापुर एयर शो के अंदर पार्टिसिपेट किया है। इस शो के अंदर भी सिंगापुर के जितने भी एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी वेपन्स हैं उनको शोकेस किया गया। अगर यहाँ पे हमें कोई भी वेपन पसंद आए तो हम यहाँ पे इनको चूज कर सकते हैं उस वेपन को डिलीवर करवाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल आर्मी गेम्स के बारे में। तो ये ऐसी गेम्स है जो कि रशिया हर साल कंडक्ट करवाता है। इस गेम्स के अंदर जो हर एक कंट्री के बहुत अलग अलग कंट्रीज हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, और उन कंट्री के जो आर्मी पर्सनल्स वगैरह हैं, आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं वो आते हैं यहाँ पर और इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, इसको हम वॉर ओलंपिक्स भी कहते हैं। तो ये आपने इंटरनेशनल आर्मी गेम्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैन्य रण क्षेत्रम के बारे में। तो ये एक ऐसी हैकेथॉन है जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो जितने भी हमारे आर्म्ड पर्सनल्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जितने भी पर्सनल्स हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है कि कैसे उनके जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं अगर वो हैक वगैरह हो जाए तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर जो 2 इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस हैकेथॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो आर्मी की ट्रेनिंग कमांड होगी जो कि शिमला के अंदर लोकेटेड है, और एक मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया जो कि मध्य प्रदेश वाले रीजन के अंदर लोकेटेड है। तो ये कुछ चीजें आपने इस हैकेथॉन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट कलर्स या फिर निशान के बारे में। तो ये एक ऐसा ऑनर है जो कि मिलिट्री की किसी यूनिट को दिया जा सकता है। मतलब कोई भी जैसे बटालियन होगी, अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है हमारी कंट्री के अंदर पीस मेंटेन करने के लिए, तो उस बटालियन को ये जो ऑनररी रैंक है वो दिया जाता है। तो रिसेंटली जैसे पैराशूट रेजिमेंट्स वगैरह होगी उनको मिला था, उसके बाद भी एक और रेजिमेंट को दिया गया था। तो हर साल ये जो कलर, प्रेसिडेंट कलर है या फिर निशान कहूँ, तो इसको दिया जाता है। तो आपने याद रखना है कि ये किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली नेपाल के आर्मी चीफ को एक ऑनररी रैंक प्रोवाइड किया है जिसका नाम है जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडिया और जो नेपाल है 1950 से इस चीज़ को करते आ रही हैं। एक दूसरे की जो आर्मी है वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पर्सनल कहूँ आर्म फोर्सेस का या फिर जो सबसे हाईएस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको ये रैंक एक दूसरी कंट्री जो है वो प्रोवाइड करती आ रही है। जैसे कि जो नेपाल वाले जो आर्मी चीफ हैं अभी रिसेंटली उनको हमने दिया है। इन द सेम वे हमारे जो जनरल MM नरवाने जी हैं उनको नेपाल ने ये ऑनररी रैंक प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NCC के बारे में, जिसको हम नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी बोलते हैं। ये एक कमेटी द्वारा बनाया गया था जिसका नाम है HN कुंजरू कमेटी, 1946 के अंदर बनी थी। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर जो बच्चे हैं जिनको हम कैडेट्स बोलते हैं, कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हैं वो इनरोल किए जाते हैं, और एक तरह से ये वॉलंटरी होता है। जिसने भी पार्टिसिपेट करना है वो यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर अलग अलग कैंप्स लगते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती हैं। इन द सेम वे NCC के अंदर 3 विंग्स होते हैं। आर्मी विंग हो गया, एयरफोर्स विंग हो गया एंड नेवी विंग हो गया। यहाँ पे अलग अलग विंग्स के अंदर जो कैडेट्स हैं वो इनरोल होते हैं। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए भी था क्योंकि NCC को जो बॉर्डर एरियाज हैं और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं वहां तक एक्सटेंड करने की बात करी गई है। इन द सेम वे NCC के अंदर जो मेल और फीमेल मतलब बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते थे, पर अभी इसको ट्रांसजेंडर्स को भी एक्सटेंड करने की बात करी गई है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी NCC के अंदर इनरोल हो सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक डिफेंस के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।